Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry teacher, and we are discussing our chapter structure of atom. So atom structure में हमने सारे मॉडल्स पढ़ लिए. थॉमसन मॉडल पढ़ लिया, गड़बड़ हो गई, पूरा ही गड़बड़ हो गया. रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस कर लिया. रदरफोर्ड मॉडल में भी जवाब नहीं मिला कि भाई इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के अंदर गिरता क्यों नहीं है. कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा था मैक्सवेल का कि गिर जाना चाहिए. फिर हमने बोर्स मॉडल डिस्कस किया. बोर्स मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के साथ रिवॉल्व कर रहा था. बाद में सोमरफेल्ड मॉडल है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट आपको ध्यान रखना है. सोमरफेल्ड का कहना था कि जो सर्कुलर पाथ है तो एक्चुअली सर्कुलर पाथ नहीं होता, पहला पाथ ही सर्कुलर होता है, उसके बाद सारे पाथ इलिप्टिकल होते हैं, है ना. तो पहला पाथ सर्कुलर था तो आपने एल की वैल्यू 0 कर दी थी, उसके बाद में एल 1 2 3 हो गया था क्योंकि पाथ सारे इलिप्टिकल हो गए थे. ठीक है, अब सारी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसिडर कर रहे हो. अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर कर लो तो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना. और वैसे भी मैंने आपको बताया था बोर मॉडल की एक पोस्टुलेट थी mvr इक्वल्स टू NH/2π. बोर तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई ये कहाँ से आई, लेकिन जब हमने डी ब्रोगली अप्लाई किया तो सेट हो गया था. तो डी ब्रोगली तो वेव नेचर भी कंसिडर करता है. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या चल रहा है, पार्टिकल नेचर, है ना. सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सिर्फ पार्टिकल मानोगे तो कमियां ही कमियां दिखेंगी. तो पहले क्या होता था जब ये सारे मॉडल्स वगैरह चल रहे थे, है ना, एटम के मॉडल प्रपोज्ड हो रहे थे बार बार, तो क्लासिकल मैकेनिक्स है आपकी साइंस की ब्रांच, मोस्टली आप फिजिक्स बोल दो, तो साइंस की वो ब्रांच जो आपके न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती. अब आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो तो बिग बॉडीज पे अप्लाई होते हैं, है ना. भाई सन के चारों तरफ अगर है ना हम कहें कि भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उन पे ग्रेविटी लग रही है नहीं लग रही है उन पे, या स्टोन गिर रहा है उन पे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम कहेंगे न्यूटन्स लॉ जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ को मान रहा था. और न्यूटन्स लॉ हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो नहीं लगा सकते, वो तो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है. अब इलेक्ट्रॉन पे कहाँ ग्रेविटी लगाने बैठेंगे, तो हम कहेंगे बात तो सही. तो उस टाइम एक नई ब्रांच डेवलप हुई जिसको हमने नाम दिया क्वांटम मैकेनिक्स. श्रोडिंगर भी स्टडी कर रहा था, हिजनबर्ग भी स्टडी कर रहा था, दोनों अलग अलग स्टडी कर रहे थे, दोनों ग्रेट साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग उसको स्टडी कर रहे थे. ठीक है, लेकिन दोनों ने एक बात कंसिडर करी, यहाँ पे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट सही है, डी ब्रोगली ने पार्टिकल एज वेल एज वेव माना है. तो एक नई ब्रांच डेवलप हुई जिसका हालांकि कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन वो मान के चलता है कि भाई इतने माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है ना, इनको आप पार्टिकल कंसिडर मत कीजिए, इनको आप मानिए इलेक्ट्रॉन. और आप ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन एक वेव है और एक स्टेशनरी वेव के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों तरफ पाथ बना रहा है, वहाँ वो रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम क्या थी. ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, तो पहले हम जानेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स आपके साइंस की वो ब्रांच है जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है. अब ये बिग बॉडीज पे अप्लाई होती है, रिवॉल्विंग प्लैनेट्स पे अप्लाई हो रही है, फॉलिंग स्टोन पे अप्लाई हो रही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ये अप्लाई नहीं होती है. ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ये ब्रांच अप्लाई नहीं हो रही. अब क्या करें, तो हमने एक नई ब्रांच को डिस्कवर किया है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स. उसका मानना है जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है उनमें वेव नेचर कंसीडर करो, वेव नेचर होता है ना. और वो इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन वेव फॉर्म में कर रहा है, मान लेते हैं. चलो, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल छोड़ के वेव कंसिडर कर लूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, है ना. तो बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, बाय कंसिडरिंग द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एन इंडिविजुअल ब्रांच वाज डेवलप्ड व्हिच इज नेम्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स हमने नाम दिया है, एक नई ब्रांच है जो डी ब्रोगली को करेक्ट मान के चल रहे. तो डी ब्रोगली ने तो पहले ही कह दिया भाई आप वेव मान लो. ठीक है, अब हुआ क्या, तो बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वैसे तो ये थियोरेटिकल साइंस है ना, और ये आपको जो फॉर्मूले दे रहा है, ये आपको जो वैल्यूज दे रहा है ना, और इसको अगर हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो इसकी वैल्यूज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है. मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी सॉल्व कर देगा, है ना. और वही रिजल्ट्स अगर इसको मैं मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे भी लगाऊं तब भी आंसर वही आ रहा है, तो उसका मतलब करेक्ट
है ना। तो आपको बताना है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी पे भी अप्लाई हो जाएगी एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे भी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पे क्या हो रही है, मोस्टली अप्लाई हो रही है, या उस पर हमने लगा के देखा है, और हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, अब श्रोडिंगर क्या कह रहा है बच्चे, तो देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर कह रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, लाइक एटम है ना, आयन है, मॉलिक्यूल है, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एनर्जी तो फिक्स है ना, अभी पहले पाथ में इतनी, दूसरे पाथ में इतनी, तीसरे पाथ में इतनी, फिक्स एनर्जी, तो एनर्जी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। तो उसके लिए श्रोडिंगर ने आपको एक वेव इक्वेशन दिया है ना। अब देखो, देखने में आपको लगेगा क्या ये क्या इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है और कुछ भी नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल है ना, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन, तो हम कहेंगे डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, केमिस्ट्री वाला है तो इतनी ज़्यादा मैथ्स तो लगेगी नहीं, है ना। अब हुआ क्या बच्चे कि इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2-3 पेज लगेंगे इसको सॉल्व करने में, है ना, इतनी सिंपल नहीं है ना। तो बिल्कुल प्योर मैथमेटिशियन जो है उनका ये काम है, हमें वैसे भी इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो क्या है इसको सॉल्व करते जाओ, बार बार वैल्यू आएगी उसमें, एज्यूम करके फिर आप पुट करो, फिर वापस एज्यूम करो, फिर एज्यूम करो, फाइनल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए उसने ये इक्वेशन दे रखी है। आपको जो मोटी मोटी चीज़ें समझनी है वो ये समझनी है कि भाई यहाँ पे साई क्या है, तो बच्चे साई वेव फंक्शन, क्योंकि अब तो मैंने ये मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप वेव कंसिडर कर लो, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी पाथ है, लेकिन वेव फॉर्म में वो चक्कर लगा रहा है। आप सर्कुलर पाथ मत मानो, वेव वाला पाथ मान लो। ठीक है, पाथ स्टेशनरी है, जगह फिक्स है, यहाँ चक्कर लगाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाथ वही होगा जहाँ MBR NH/2 पाई के बराबर होगा, ये तो हमने मान लिया। तो भाई MBR इक्वल्स टू NH/2 पाई है, मतलब पाथ तो फिक्स है, तो पाथ फिक्स है, बस सर्कुलर नहीं है, वो वेव फॉर्म में है। ठीक है, तो वेव फॉर्म में तो वेव कहाँ तक पहुँचेगी, तो वो साई हो गया वेव फंक्शन। ठीक है, अब डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब इसको आप ऐसा मानो कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है कि जेड एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस में है तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस। ठीक है, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ई क्या है, तो बच्चे ई है टोटल एनर्जी, है ना, ई क्या है सिस्टम की टोटल एनर्जी, और V जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, सॉल्व आपको करनी नहीं है, कभी काम नहीं आनी है, बस आपको पता होना चाहिए क्या भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये है ना। और बता क्या रही है, तो ये बता रही है आपको साई के बारे में, साई वेव फंक्शन। अब साई की बहुत सारी वैल्यूज मिलती है, साई की वो वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं साई की वैल्यूज 0 भी मिलेगी, नेगेटिव भी मिलेगी, पॉजिटिव भी मिलेगी। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि साई की वो वैल्यू जो पॉजिटिव है वो तो मेरे काम की, नेगेटिव वैल्यू का तो मैं करूँ ही क्या भाई, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस, तो तुम सोचो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ही तो कह रही हूँ, 100% तो मुझे नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो साई की हमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी मिली, तो अब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, साई स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिले तो क्या करें, तो साई मत ले लो, साई स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन जो थी वो ये थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। मैंने कहा ऐसा मान लो कि भाई एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस वाई में और जेड में, इमेजिन करो, सपोज करो ना, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बट मिलता जुलता। ओके, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर
ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन तीनों को अगर मैं सोचूं तो इनको मैं एक नया नाम दे देती हूं, जिसको अपन ऐसे लिख लेते हैं वी बार स्क्वायर, है ना, प्लस मैं लिख देती हूँ 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। नाउ ये जो मैंने लिखा है ना वी बार स्क्वायर, जिसको आप पढ़ रहे हो, ये है लैप्लेसियन ऑपरेटर। मैथ्स में तो अलग अलग ऑपरेटर होते हैं, है ना, तो लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है भाई, कोई बड़ा मैथमेटिशियन हो तो वही सॉल्व करेगा, हमारे बस का नहीं है, मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन है, हमने इसको पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, ये साई क्या है, वेव फंक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ। साई क्या है, तो वेव फंक्शन। अब इसको सॉल्व करने से साई की वैल्यू नेगेटिव भी मिली थी, हम मानेंगे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नेगेटिव तो नहीं हो सकते, है ना, तो नेगेटिव का स्क्वायर कर दो पॉजिटिव, तो हम साई नहीं लेके साई स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, साई की वो वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट होती है एनर्जी की रिस्पेक्ट में, उनको हम आइगन वैल्यू बोल देते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। या फिर हम एक नया ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, एच साई इक्वल्स टू ई साई। एच जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साई आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच सम वैल्यूज आर नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है ना, या पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस। ठीक है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कभी नेगेटिव तो होने नहीं है ना, नेवर बी नेगेटिव। सो साई स्क्वायर इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ साई। साई की जगह हमने साई स्क्वायर यूज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ साई स्क्वायर क्या है, तो हम कहेंगे भाई साई स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अगर कोई पूछे कि साई स्क्वायर क्या है, तो हम कहेंगे साई स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। चलो ठीक है, अब बच्चे न्यूक्लियस के चारों ओर वो एरिया, वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम। साई स्क्वायर मैक्सिमम किसको इंडिकेट करता है, तो हम कहेंगे जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, उसको तो हम इलेक्ट्रॉन का घर बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का घर मतलब ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा मतलब मिनिमम चांसेस टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, 100 और 0 तो बोल नहीं सकते ना, फिर पॉसिबिलिटी का की हुई। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 99.9 और मिनिमम पॉसिबिलिटी भाई नहीं होगा, 0.1% चांस है कि हो जाए, बाकी तो नहीं होगा, तो मैं 0 तो नहीं कर सकती ना। तो साई स्क्वायर मैक्सिमम ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है, साई स्क्वायर मिनिमम नोड को इंडिकेट करता है ना। नोड मतलब नो, नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, चांसेस नहीं है, चाहे वो नोडल सरफेस हो चाहे वो नोडल प्लेन हो। ओके, नाउ स्टूडेंट साई को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल का डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने आपको बता दिया, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम है। तो जहां साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, वो जगह इंडिकेट करती है ऑर्बिटल को। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम, उसको हम बोल देंगे ये एटॉमिक ऑर्बिटल की बात चल रही है। ओके, और मिनिमम है तो हम बात कर ही रहे हैं नोड की। अब साई जो है वो 3 क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है, साई NLM। तो बच्चे 3 क्वांटम नंबर थी ना, n, तो हम कहेंगे n तो हमारी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना बच्चे। n क्या है, तो हम कहेंगे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ l क्या है, तो l आपका था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और m क्या है, तो आपके पास m क्या है, तो तीसरी क्वांटम नंबर क्या है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन मिल गया तुम्हें, भाई साई 420 इसका आंसर दो। तो बच्चे साई 420
तो एन एल एम, एन की वैल्यू तो हो गई 4, एल की वैल्यू होगी 2 और एम की वैल्यू होगी 0। तो साई 420 मतलब एन एल एम। तो एन क्या है, तो हम कहेंगे एन तो 4 है, एल की वैल्यू 2 है। अब आपको याद हो तो हमने कितनी बार सीखा है एसपीडीएफ, है ना। एसपीडीएफ के लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3, सीखा है कि नहीं सीखा है बताओ, है ना। मैंने आपको कहा था कोई नींद में से उठा के पूछ ले कि आपके पास सब शेल कौन से हैं, तो एसपीडीएफ। एल की वैल्यू बोलो 0 1 2 3, है ना। सब शेल कौन से, एसपीडीएफ। एल की वैल्यू बोलो 0 1 2 3, ठीक है। तो बच्चे एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 0, तो 4 तो लिख ही दूँ, है ना। अब एस पी डी 0 1 2 तो 4D, और एम 0 जनरली हम जेड स्क्वायर के लिए लेते हैं, तो 4D जेड स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। नाउ साई 321 मीन्स एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू कितनी है 1, तो हम कहेंगे 3D तो दिख ही रहा है, और एम की वैल्यू 1 है तो डी एक्स वाई बोल दो, चाहे वाई जेड बोल दो, चाहे एक्स जेड बोल दो, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इसको हम ले लेते हैं 3DXY, ओके। क्योंकि एल की वैल्यू जो भी होगी, एम तो माइनस से लेके प्लस तक कुछ भी हो सकता है, तो ओके ये वैल्यू। अब साई 200, तो बच्चे 200 मतलब एन की वैल्यू 0, एल की वैल्यू भी 0 और एम की वैल्यू भी 0, तो 2 0, है ना। तो 0 पे कौन सा ऑर्बिटल है, एस, तो मैं कहूँगी अगर एस ऑर्बिटल है तो ये 3s हो गया। तो अगर साई 200 तो 3s, साई 321 3DXY, साई 420 4DZ²। ये अच्छे क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे, सिंपल है। तो साई जो है वो 3 क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, क्लियर है ना। तो भाई वेव फंक्शन है ना, तो वेव को बताने के लिए भी शेल ऑर्बिट कौन सा है, सब शेल कौन सा है और ऑर्बिटल कौन सा है, उन तीनों से मिलके हम कहेंगे साई डिसाइड होता है, क्लियर। 4th क्वांटम नंबर तो वैसे आपकी स्पिन क्वांटम नंबर थी, है ना। अब हम बात करें एस ऑर्बिटल, तो अब आपको सबको पता है कि भाई एस ऑर्बिटल जो है वो होता है स्फेरिकल, है ना। एस ऑर्बिटल क्या है, तो हम कहेंगे एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल क्यों है, तो देखो अगर मान लो एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हर डायरेक्शन में क्या है, इक्वल है। भाई यहाँ जाओ, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, इक्वल है। तो कुछ शेप ही नहीं आ रहा मेरे पास, है ना। हमारे पास क्या आएगा, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा आएगा, स्पेसिफिक कोई शेप नहीं आता, सर्कल बन रहा है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो आपका स्फेरिकल है, क्यों, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अराउंड द सेंटर पॉइंट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, है ना। तो भाई आप इस बिंदु से यहाँ चले जाओ, अपोजिट चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इस तरह से क्रॉस में चले जाओ, हर तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस इक्वल है। तो ये क्या बन रहा है, कौन सा शेप है, तो हम कहेंगे सर्कुलर पाथ है, और शेप जो आएगा 3D में वो स्फेरिकल आएगा। तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस न्यूक्लियस से, सेंटर से हर डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ओके क्लियर है। अब एस ऑर्बिटल की आपने बात कर ली, तो मान लो देखो मैंने ले लिया भाई ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, अब पहला मैंने ले लिया ये रहा 1s, फिर 2s और फिर 3s और लास्ट में 4s, ठीक है। अब बच्चे 1s तो मैं कह रही हूँ एस ऑर्बिटल, तो हम कहेंगे अच्छा एस ऑर्बिटल मतलब साई स्क्वायर मैक्सिमम, फिर 2s तो फिर से साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि 2s ऑर्बिटल है ना, और ऑर्बिटल मतलब वो स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम। तो फिर 3s तो यहाँ पे भी साई स्क्वायर मैक्सिमम, और 4s तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। 1s 2s 3s 4s दीज आर 4 ऑर्बिटल्स, है ना, s ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल्स मीन्स हियर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम है, ओके मान लिया। लेकिन 1s और 2s के बीच का स्पेस यहाँ क्या है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, लेकिन ये वाली जगह ये वाली 1s और 2s के बीच का ये वाला स्पेस, तो होंगे कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा भाई, या तो 1s पे मिलेगा या 2s पे मिलेगा, यहाँ तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम को हमने ऑर्बिटल बोला था, याद करो।
मैंने आपको कहा था कि साई स्क्वायर मैक्सिमम अगर है, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम, तो ये इंडिकेट करेगा ऑर्बिटल को, है ना। और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम है तो भाई ये ऑर्बिटल करेगा नोडल प्लेन को या नोडल सरफेस को। एस ऑर्बिटल के लिए आपको नोडल सरफेस मिलेगी, सर्कुलर है ना इसलिए, स्फेरिकल है ना इसलिए, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई। अब तो 1s और 2s के बीच में ये वाली जो जगह है ना, ये जो प्लेस है आपका, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मिनिमम है, तो मैं कहूँगी ये हमारी नोडल सरफेस है और पहली है फर्स्ट नोडल सरफेस, ठीक है। 1s और 2s के बीच में तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना भाई, 1s पे मिलेगा क्योंकि ये ऑर्बिटल है और 2s पे मिलेगा, वो भी ऑर्बिटल है, लेकिन बीच में तो हम कहेंगे नहीं, बीच में तो नहीं। सिमिलरली 2s और 3s, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि 3s पे मिल रहा है, 2s पे मिल रहा है, तो बीच वाली जगह तो नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, तो ये हमारी हो गई सेकेंड नोडल सरफेस, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड नोडल सरफेस, ओके। तो 3s और 4s के बीच की बात बताओ, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ पे भी कोई चांस नहीं है, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं। तो ये क्या है, तो ये हमारी थर्ड नोडल सरफेस, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें नहीं लग रहा नोडल सरफेस एक कम है। जब आप 4s की बात कर रहे थे तो 3 नोडल सरफेस आई, जब आप 3s की बात कर रहे थे तो 2 नोडल सरफेस आई, और 2s में 1 और 1s में तो कोई नहीं, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही, ये नोडल सरफेस है, इसको आप स्फेरिकल नोड भी बोल सकते हैं, रेडियल नोड भी बोल सकते हैं, या नोडल सरफेस बोल दो, ठीक है। और एस ऑर्बिटल के लिए तो ये एक कम होती है, क्वांटम नंबर n से कम होती है, n-1, ठीक है। तो ओके, समझ में आ गई बात। साई स्क्वायर मैक्सिमम ऑर्बिटल, साई स्क्वायर मिनिमम नोड। अब चाहे सरफेस हो, चाहे प्लेनर नोड हो, चाहे क्या बोलते हैं रेडियल नोड हो, उससे क्या ही फर्क पड़ना। नोडल मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूनतम है, मिनिमम है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बिल्कुल कम है, ठीक है। तो ऐसी जगह दो पर्टिकुलर आपके ऑर्बिटल्स है, उनके बीच में वो प्लेस जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस न्यूनतम है, मिनिमम है, उसको आप बोलेंगे नोडल सरफेस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, तो बच्चे पी ऑर्बिटल जो है वो आपका होता है डंबल शेप। तो हम कहेंगे क्यों ना हो डंबल शेप, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जो है वो एक सेंटर पॉइंट के लेफ्ट और राइट, है ना, यहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जो है वो 2 लोब्स में अधिकतम है, मैक्सिमम है, इसलिए पी ऑर्बिटल जो होता है दैट इज डंबल शेप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ इन 2 लोब्स में ही क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो आपसे पूछा ऐसे स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस न्यूक्लियस के बाद में चारों डायरेक्शन में क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। पी डंबल है तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 2 लोब्स में ही क्या है, ज़्यादा होती है, इसलिए पी डंबल है, ओके। अब बच्चे पी में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं तो मैं कहूँगी पी में टोटल ऑर्बिटल तो 3 बनेंगे, है ना। पी में कितने ऑर्बिटल हैं, तो हम कहेंगे भाई पी एक्स, पी वाई और पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। अब पी है क्या, तो मैं कहूँगी डंबल शेप। मान लो मैंने तीनों एक्सेस बना दी, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड, तीनों ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं ना। तो ये आपका एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड, ठीक है। ये अब बच्चे अगर मैं आपसे कहूं पी एक्स, मतलब डंबल जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही बनाना है, ठीक है। पी वाई अगर बताऊं तो डंबल जो है वो वाई एक्सिस पे ही बनाना है, और पी जेड तो डंबल जो है वो पी जेड पे बनाओ। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते, ध्यान रखना, ये आगे ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा। पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। अब हम कहेंगे ओके चलो अब देखो पी एक्स मतलब 2 लोब्स इसी एक्सिस पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, तो एक्स पे है मतलब वाई और जेड के बीच में इस प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे ना, तो हम कहेंगे नहीं, बस इलेक्ट्रॉन जो है किधर मिल रहा है, वाई और जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कुछ नहीं। पी वाई
तो यहाँ इस प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नहीं। सिमिलरली पी जेड, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस यहाँ है इस लोब पे, है ना। ये दो लोब्स ऐसे बनानी है, ठीक है, तो ये दो लोब्स ऐसे बनेगी, तो बाकी ये वाला प्लेन, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, नहीं। तो वाई जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं। तो पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई पी एक्स का नोडल प्लेन बताओ, तो बच्चे पी एक्स का नोडल प्लेन, तो पी एक्स का नोडल प्लेन क्या होगा, तो हम कहेंगे वाई जेड। भाई एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वाई और जेड के बीच में तो नहीं मिलने। पी वाई का नोडल प्लेन बताओ, तो वापस वही बात, पी वाई पे तो वाई एक्सिस पे तो दोनों लोब्स बनाई, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है, लेकिन एक्स और जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं है। सिमिलरली पी जेड, तो पी जेड का नोडल प्लेन हो जाएगा एक्स वाई, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। कहाँ पे नहीं मिलेगा, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। तो दीज आर नोडल प्लेन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स एक्स एक्सिस पे, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है, वाई और जेड के बीच में नहीं है। पी वाई, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक्स जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं है। पी जेड, जेड एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, तो एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो पी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब हम बात करें डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो बच्चे डीजेनरेट यानी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तभी तो आप साथ में बना रहे हो, है ना। साथ में क्यों बनाए, क्योंकि एनर्जी सेम है। तो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें हम बोल देंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो अब देखो एस तो सबशेल बोलो, चाहे आप एस ऑर्बिटल बोलो, ये तो अकेला ही है, इसका तो कोई डीजेनरेट हुआ नहीं। पी में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, तो हम कहेंगे 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो ये मैंने साथ में बनाए, 5 के 5 ऑर्बिटल साथ में बनाए, तो डी में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। सिमिलरली एफ में, है ना, एफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल हैं। इनकी नेमिंग भी होती है, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाहर जेड स्क्वायर, एफ एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। लेकिन इनकी नेमिंग आपको करनी नहीं है, आपको ध्यान रखना है भी एफ में 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डी में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, पी में 3 और एस में 1, ठीक है। एस तो अकेला ही है, तो ये अकेला ही एक ऑर्बिटल है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई डी का शेप, तो बच्चे डी जो है वो हमारे पास क्या होगा, तो हम कहेंगे डी ऑर्बिटल डबल डंबल। अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल का शेप बोलो, तो डी ऑर्बिटल का शेप क्या है, तो हम कहेंगे डी ऑर्बिटल जो है वो है डबल डंबल। चलो मान लिया भाई डबल डंबल, ठीक है। अब डबल डंबल मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 4 लोब्स में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब बच्चे डी ऑर्बिटल में ना देखो 5 ऑर्बिटल कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है। और बाकी 2 तो हम कहेंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, इस सेट को हम कहते हैं T2G, ठीक है। T2G ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब ये 3 ऑर्बिटल हैं और, है ना, ये जो है ये बिटवीन द एक्सिस है। मतलब अगर मैंने आपको कहा डी एक्स वाई, तो डबल डंबल चारों लोब्स जो होंगी दे आर बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो सेट है इनको हम बोल देते हैं ईजी, है ना। ईजी मतलब डबल ई डीजेनरेट। भाई ये 2 अलग ही मान लो, हालांकि आगे जब हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो हम बोलेंगे डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है T2G और EG। आप T2 और E भी बोल सकते हैं, है ना। G तो फिर वो जीरेड होता है, अगर सिमेट्रिक कोई ज्योमेट्री हो, सिमेट्रिक सिस्टम हो, उसके लिए G होता है, अदरवाइज T2 और E बोल सकते हैं, ठीक है। डबल ई डीजेनरेट, ट्रिपल ई डीजेनरेट,
ठीक है, अब ये क्या होते हैं, तो भाई ये होते हैं ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। चारों लोब्स जो है ये एक्सिस के ऊपर बनानी है, ये वाली एक्सिस के बीच बीच में बनानी। अब कैसे, तो देखो मान लो मैं आपको कह रही हूं कि आप ऐसा करो, डी एक्स वाई की बात करो, तो डी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में चारों लोब्स होंगी, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, डी एक्स वाई। ठीक है, तो ओके भाई, बिटवीन द एक्सिस हमने बना दिया, एक्सिस के बीच में। अब मैं कहूँ कि डी एक्स वाई का नोडल प्लेन बनाओ, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच, मान लो ये एक्स है, वाई है, जेड है, सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये एक्स और वाई, यहाँ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा है, इन्हीं दोनों एक्सिस पे है ना। लेकिन ये जो खड़ी एक्सिस है यहाँ तो नहीं है। मान लो आपका एक, मान लो कॉपी ले लो ऐसे, ठीक है, तो कॉपी ले लो, तो आप क्या बोलोगे, एक एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस ले लो, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस तो इन दोनों एक्सिस के बीच में, क्रॉस बना लो, वहीं है, ऊपर तो नहीं है ना, है ना, वाई जेड में नहीं है, एक्स जेड में नहीं है, नहीं बिल्कुल। तो बच्चे अगर डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक्स और जेड के बीच में नहीं मिलेगा, और वाई और जेड के बीच में भी नहीं मिलेगा। तो डी एक्स वाई के दो नोडल प्लेन हैं, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। फिर डी वाई जेड की बात कर लो, तो ये एक्सेस वाई मान लो, ये जेड मान लो, और चारों लोब्स जो है, डबल डम्बल जो है ना, वो आपका ये हो गया डी वाई जेड। तो डी वाई जेड का नोडल प्लेन, तो अगर इलेक्ट्रॉन वाई और जेड के बीच में मिलेगा, है ना, अब ये एक्सेस वाई और जेड मान लो, तो वाई और जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो कहाँ नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगी एक्स वाई के बीच में नहीं मिलेगा, और एक्स और जेड के बीच में भी नहीं मिलेगा। तो इसका नोडल प्लेन होगा, इसको छोड़ के बाकी दो लिख दो, तो हम कहेंगे एक्स जेड और एक्स वाई और एक्स जेड, इसके भी दो नोडल प्लेन। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि नहीं डी वाई जेड तो हो गया, सॉरी, एक्स जेड, तो डी एक्स जेड मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सेस। तो यहाँ तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम कहाँ होगी, साई स्क्वायर मिनिमम कहाँ है, तो एक्स जेड के अलावा दो एक्सेस कौन सी बची, वाई जेड, सॉरी एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड। यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जो है वो लीस्ट होंगे। ठीक है, तो भाई डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड जो है, ये ऑर्बिटल्स जो है दे आर बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में होते हैं, और इनके हमारे पास दो दो नोडल प्लेन है बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछ ले कि अच्छा ठीक है फिर तो उसका बता दो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखो अब हमारे पास है ऑन द एक्सिस, है ना, एक तो था बिटवीन द एक्सिस, दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे ऑन द एक्सिस। तो बच्चे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस के ऊपर चांसेस है और इस एक्सिस के भी ऊपर चांसेस है, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कोई पूछे इसके नोडल प्लेन बताओ, इसके नोडल प्लेन बताओ। ठीक है, तो डी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि आप जेड एक्सिस में उड़ते जाओ ऊपर, है ना, अब ऊपर और नीचे भी जा सकते हो ऐसे तो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, तो इसके लिए हमें प्लेनर इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। भाई यहाँ तो x की वैल्यू y के बराबर ले लो, या x की वैल्यू माइनस वाई के बराबर ले लो, और z एक्सिस में, है ना, x और y के बराबर, या फिर x y के माइनस x y के बराबर हो गया, और x की वैल्यू माइनस वाई की इक्वल होगी, मतलब अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो आपको दो नोडल प्लेन मिलेंगे और इसके नोडल प्लेन की इक्वेशन बनेगी। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, x प्लस वाई 0 हो सकता है और x माइनस वाई 0। अगर x और y बराबर है तो x माइनस वाई 0, और x y के माइनस वाई के इक्वल है तो x प्लस वाई 0। तो यहाँ आपके नोडल प्लेन दो है। ठीक है, तो ओके, कोई टेंशन नहीं। अब डी जेड स्क्वायर है ना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। देखो दो लोब्स तो है ना जेड एक्सिस पे इस तरह से,
और बाकी के 2 लोब्स जो है वो इस तरह से dz²। तो एक बार में तो बोला था इसका कोई 2 नोडल प्लेन होता ही नहीं, 0 नोडल प्लेन। और अगर देखने को मिले तो यहाँ आपको 2 नोडल कोन देखने को मिलेंगे। नोडल प्लेन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है dz² के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है कि भाई नो नोडल प्लेन तो चले नहीं होता। और नोडल कोन तो हाँ, कोन शेप मिलेगा आपको कि हाँ ये 2 कोन शेप सिचुएशन बन रही है, कोन बन रही है, यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ना हो, ना के बराबर हो। बाकी तो हमारे पास कोई नोडल प्लेन dz² का नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई dxy y z x z इनके 2 हैं, dx² y² के भी 2 नोडल प्लेन है ना। और प्लेनर इक्वेशन कहती है कि भाई इन सिचुएशन में आपको 2 नोडल प्लेन मिलेंगे, ठीक है। और dz² में कोई नोडल प्लेन नहीं है। नोडल कौन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपसे कहा जाएगा अच्छा ठीक है भाई नोड की तो बहुत जानकारी हो गई, नोड्स होते कितने टाइप के? तो नोड मतलब वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस क्या है? मिनिमम, है ना। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? मिनिमम, उसको मैं नोड बोल दूंगी। अब अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूँ तो मुझे तो सरफेस मिली थी, लेकिन जब मैं पी और डी में बात कर रही थी तो मुझे नोडल प्लेन मिले थे। तो अगर मुझे सरफेस मिल रही है तो नोडल सरफेस, और नोडल प्लेन मिल रहा है तो नोडल प्लेन। अब नोडल सरफेस को ही हम रेडियल, क्योंकि स्फेरिकल था ना वो, तो स्फेरिकल बोल दो, स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड, नोडल सरफेस, ये सब कुछ एक है। और इसको तो ये स्फेरिकल तो नहीं है, तो प्लेन है आपका, यूं प्लेन जा रहा है, यूं प्लेन जा रहा है, ऐसा प्लेन, कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो नोडल प्लेन है, यानी नॉन स्फेरिकल है, ठीक है। नॉन रेडियल बोल दो, नोडल प्लेन बोल दो, प्लेनर नोड बोल दो, ठीक है। अब कोई पूछे कि नहीं वैल्यू बताओ भाई, इनके फॉर्मूले बताओ। तो नोडल सरफेस जो होती है बच्चे वो होती है n, नोडल सरफेस का जो वैल्यू है दैट इज n माइनस l माइनस 1। कितनी नोडल सरफेस होंगी? तो n माइनस l माइनस 1। और कितने नोडल प्लेन होंगे? तो नोडल प्लेन हमेशा l। और टोटल नोड्स बताओ, टोटल नोड्स कितने होंगे? रेडियल नॉन रेडियल दोनों मिला के बता दो। तो हम गए यहाँ, ठीक है। स्फेरिकल नोड तो थी n माइनस l माइनस 1 और प्लेनर थी प्लस l, तो फाइनल आंसर है n माइनस 1। तो टोटल नोड्स जो बनेंगी दैट विल बी n माइनस 1। सिंपल है। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप ऐसा करो, ग्राफ बना दो नोड्स का, रेडियल नोड्स और इसका ग्राफ बना दो, ठीक है भाई, ग्राफ बना देते हैं। मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ साई स्क्वायर और r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, साई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो मुझे बताओ अगर r 0 है मतलब न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो तो मैं 0 ही कर दूँ, उसको तो 0 चालू कर सकते हैं, क्योंकि तुम कहोगे प्रोबेबिलिटी तो 0 तो नहीं करोगे, लेकिन न्यूक्लियस ही है तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना है ना, तो ग्राफ उठाना तो 0 से है। अब पहली बार जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो एटम पढ़ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, तो फर्स्ट शेल तो होगा, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मुझे मैक्सिमम तो मिलेंगे, उसके बाद कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे? तो इसको मिनिमम नहीं करूँगी, क्योंकि मिनिमम कर दूंगी तो नोड आ जाएगा। तो पहला नोड कब आएगा? 1s और 2s के बीच में। तो अगर मैं 2s कंसिडर करूँगी तो 1s और 2s के बीच की जगह मुझे पता होगी ना, 2s है ही नहीं, मतलब समझे भाई, एक घर है, दूसरा घर होगा तो बीच में गली मानी जाएगी ना, हाँ ये गली है, लेकिन पहला घर है दूसरा घर है ही नहीं, तो फिर गली गाएगी। तो वो गली जो है ना वो नोडल सरफेस है। तो पहली नोडल सरफेस कब आएगी? जब तुम 2s बनाओगी। अगर तुम 2s नहीं बनाते हो, है ना, वो कहेगी भाई 1s का ग्राफ, तो बस तुम यहाँ छोड़ दो, 1s का ग्राफ तो इतना ही। वो कहेगी नहीं 2s का ग्राफ बनाओ, तो हम जरूर बोल सकते हैं कि अच्छा भाई 2s का ग्राफ बनाना है, तो फिर एक गली तो आएगी, 2 घर है तो बीच में एक गली आएगी ना, तो यहाँ न्यूक्लियस से चालू कर दिया मैक्सिमम, फिर एक बार तो मुझे मिनिमम जाना ही पड़ेगा, टच मत करना, 0 तो होगा नहीं, फिर ही तो एक बार साई स्क्वायर मैक्सिमम यहाँ आया, है ना, और फिर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन फिर मैं नोड पे तो नहीं जा सकती, क्योंकि तीसरा घर होगा तो दूसरी गली आएगी, 2 घर के बीच में एक गली है, तो 2 घर बनाऊंगी तो पहली गली, मतलब 2s बनाऊंगी तो पहली नोडल सरफेस, फिर 3 घर बनाऊंगी तो 2 गलियां, यानी 3s बनाऊंगी तो 2 नोडल सरफेस। 3s मैंने बनाया ही नहीं, मैं तो कहूँ 2s के लिए ग्राफ बनाओ, तो भाई दूसरी बार साई स्क्वायर मैक्सिमम यहाँ, तो जब पहले छोड़ा है वो 1s है और बाद में छोड़ा है वो 2s है, ठीक है, 0 पे करना नहीं, मिनिमम करना नहीं। अब तो इसको हम फॉर्मूले से सीख लेते। देखो मान लो हमारा फॉर्मूला क्या था, तो
तो हम कहेंगे हमारा फॉर्मूला था n माइनस l माइनस 1। ठीक है, अब मान लो कि मुझे एक नोड वाला चाहिए, नहीं मुझे 0 नोड चाहिए। मान लो n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू मुझे 0 करनी है, नोड होना ही नहीं चाहिए। जैसे 1s है तो 1s के लिए तो कोई नोडल सरफेस थी नहीं ना, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ वैल्यू 1 कर दूँ और यहाँ वैल्यू 0 कर दूँ, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ रहा है 0, मतलब हाँ 1s के लिए ये चीज़ पॉसिबल है। फिर अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ और यहाँ 1 कर दूँ तब भी पॉसिबल है। तो बेटा n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, तो 2p हो गया। l 0 1 2 3 SPDF, इस चीज़ को तो नींद में भी नहीं भूलना है। l 0 1 2 3 सबशेल कौन सा है, SPDF। तो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन तुम्हें कहोगे भाई ये 2p की बात कर रहा है। फिर n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 2, तब भी 0 आएगा। तो 3 2 मतलब तुम कहोगे भाई ये तो 3d की बात कर रहा है। और n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2, तब भी सॉरी यहाँ 3, तो ये 4f की बात कर रहा है। तो इन चारों ऑर्बिटल के लिए एक भी नोड नहीं आएगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे देखो ऐसा कुछ मान लो ग्राफ, तो मैं लंबाई ले लेती हूँ हर ऑर्बिटल के लिए, साई स्क्वायर और r के बीच में ग्राफ। तो यहाँ तो 0, अब ये पहला ग्राफ, ठीक है, ये आगे बना ही नहीं। तो ये ग्राफ देखो 1s के लिए सही है ना, 1s के लिए कोई नोड नहीं थी, तो भाई 2p के लिए भी ये सही है, फिर तो 3d के लिए भी ठीक है और 4f के लिए भी ठीक है। अब मैं कहूँगी नहीं ऐसा करो आगे बढ़ जाओ, एक नोड दिखा दो, फिर ये यहाँ, तो एक नोड किसके लिए आएगी, तो हम कहेंगे अच्छा आप कह रहे हो n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, एक नोड आनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, नोडल सरफेस है ना, और s के लिए तो l की वैल्यू 0 होती है, बाकी तो n माइनस 1 होता ही, सारे फॉर्मूले क्लियर है। तो मैं कहूँ अच्छा चलो एक नोडल सरफेस, तो अब देखो n की वैल्यू, तो हम कहेंगे n की वैल्यू कितनी रखें, 1 चाहिए ना मुझे आंसर, तो n की वैल्यू 1 रख दूँ तब तो आएगा नहीं, n की वैल्यू कम से कम 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो वैसे ही कम करना है। तो हम कहेंगे 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1 आंसर आएगा। तो बच्चा 2 और 0 का आंसर क्या है 2s, फिर मैं तो 3 माइनस 1 कर देती हूँ यानी ये 3p। फिर अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ और यहाँ 2 रख दूँ तब भी बैठेगा, तो 2s 3p और ये क्या हो गया 4d। फिर ऐसे तो हम यहाँ पे 5 रख लें, यहाँ 3 रख लें, तब भी एक आंसर आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ 5f। तो एक मिनिमम साई स्क्वायर कब आएगा, ऑर्बिटल्स कौन कौन से, तो हम कहेंगे इनमें से ले लो आप चाहो तो 2s ले लो, आप चाहो तो 3p ले लो, आप चाहो तो 4d ले लो, और आप चाहो तो 5f ले लो। ठीक है, तो फिर 2 नोड कब बन जाएंगे, ये ग्राफ और आगे कब बढ़ेगा, तो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो ये 1s है, ये 2s है, तो यहाँ होना चाहिए 3s, फिर ये 2p है, ये 3p है, तो यहाँ होना चाहिए 4p, फिर ये 3d है, ये 4d है, तो ये आपका होगा 5 ऐसे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मान लो, या साई स्क्वायर और r के बीच में ग्राफ मान लो। क्लियर है, तो नोड क्लियर, नोडल सरफेस क्लियर है ना। अगला लेक्चर हमारा अफवाह प्रिंसिपल का है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था ना, लेट मी चेक। SP सारे ऑर्बिटल करा दिए आपको, डी जनरेट करा दिए, नोडल प्लेन करा दिया, ग्राफ बनवा दिया। हाँ ठीक है भाई, इतना ही है, तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख लेना, डाउट जो भी आता है ना, आपको समस्या है तो आप पूछ लो कि हाँ भाई मुझे ये डाउट आ रहा है। अभी तो लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हम उस लेक्चर में पुराने वाले डाउट को लेके चलते, उसको वापस एक्सप्लेन कर लेते हैं। बहुत बार होता है ना, मैंने कभी भी कुछ एक्सप्लेन किया कि मैंने पहले पढ़ा दिया है, फिर तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ पर्सनल मैसेज आता है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, तो हम उसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स इसीलिए है, समस्या के समाधान के लिए। बाकी यहाँ तक आप पहुँचे हैं, इसका मतलब आपने पूरा लेक्चर देखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ बांटिए। कुछ अच्छा है तो उसको पसंद करने में कोई बुराई नहीं है। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।